हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्काईलाइन एकेडमी। मैं इस वीडियो में मॉडल सेट 3 लाया हूं मैथमेटिक्स का क्लास 10 के लिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF ज्ञात करना है और फिर LCM भी बताना है। तो 96 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 के पावर 5 इंटू 3 हो जाएगा, और 404 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 का स्क्वायर इंटू 101 हो जाएगा। तो HCF जो हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन देखने को मिल रहा है 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से कॉमन लेंगे 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, तो यही HCF हो जाएगा। और LCM बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल डिवाइड बाय HCF। और यहाँ पर जब दो संख्याओं का गुणनफल है 96 गुने 404 करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, HCF फाइंड हो गया। तो इसको कैंसिल करने के बाद ये 404 101 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 96 और 101 को गुना करेंगे तो 9696 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x प्लस 2 से भाग देना है एक 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को। तो जब x प्लस 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर है सो पहले 2x से भाग दिए, तो 2x से करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 2x और प्लस 2 मिलकर प्लस 4x हो जाएगा। अब इसको माइनस करते हैं तो माइनस में साइन चेंज होगा, और ये 2x स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पर है सो माइनस एक्स प्लस 1 बचेगा। अब यहाँ पर x है तो x को ऐसा -1 से देते हैं, तो यहाँ से -x और फिर ऐसा -2 बचेगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से x और x कैंसिल, और यहाँ पर 3। तो जो भागफल आया वो 2x - 1 आया और शेषफल 3 आया। तो यहाँ पर लिख देंगे भागफल इक्वल टू 2x - 1 और शेषफल जो है वो 3 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिभुज PQR की भुजाएं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर कोण RTS है। दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS। यहाँ पर है सो एक त्रिभुज इस तरह से PQR है, PQR, और यहाँ पर PR और QR पर दो बिंदु हैं। PR पर है सो एक बिंदु है और QR पर एक बिंदु है। PR पर जो बिंदु है उसको S नाम दिया गया है, और QR पर जो बिंदु है वो T नाम दिया गया है। इस प्रकार है कि एंगल P बराबर एंगल RTS। तो S और T को मिलाते हैं तो एंगल P बराबर एंगल RTS, ये एंगल बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं, त्रिभुज RTS और त्रिभुज RPQ में। इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या देखने को मिलेगा? RTS जो त्रिभुज है, इस RTS में एंगल RTS इक्वल टू हो जाएगा RPQ में एंगल RPQ बराबर हो जाएगा। ये तो दिया है, इसको लिख देंगे दिया है। उसके बाद फिर है सो एक एंगल R इक्वल टू एंगल R। दोनों त्रिभुज में एंगल R और एंगल R जो है वो उभयनिष्ठ हो जाएगा। और फिर जब उभयनिष्ठ हो गया, यहाँ पर AA समरूपता से दोनों त्रिभुज हैं सो समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज RTS समरूप हो जाएगा त्रिभुज RPQ। इस प्रकार ये प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदुओं AB तथा -A - B के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि P x1 y1 इक्वल टू AB है, और Q x2 y2 इक्वल टू -A - B है। अब यहाँ पर PQ की दूरी निकालनी है, तो PQ का डिस्टेंस जो फॉर्मूला है वो है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूला पर है सो पुट करेंगे।
यहाँ पर x2 का वैल्यू माइनस ए है तो x2 का वैल्यू माइनस ए पुट कर दिया, माइनस x1 का वैल्यू ए है इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू माइनस बी है और y1 का वैल्यू बी है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू रूट अंडर माइनस ए और माइनस ए तो माइनस 2a का होल स्क्वायर होगा, प्लस माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर होगा। फिर फर्दर जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा इक्वल टू रूट अंडर माइनस 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 2b स्क्वायर 4b स्क्वायर आ जाएगा। दोनों से जब है सो 4 को कॉमन लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा और यहाँ से 4 का है रूट निकालते हैं तो 2 निकल जाएगा और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो इस तरह से इसका दूरी निकल गया, इतना मात्रक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मान ज्ञात कीजिए साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है, इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू जो है वो √3/2 होता है, प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और यहाँ से √3 ऐसा मल्टीप्लाई होकर 3/4 हो जाएगा, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई होकर 1/4 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 4/4 आ जाएगा और यहाँ से 4 कैंसिल 1 टाइम्स में तो वैल्यू 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध करें कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती। तो कोई भी वृत्त है, वृत्त के व्यास अगर ये है, व्यास पर जो खींची गई स्पर्श रेखाएं वो एक दूसरे के समांतर होती है, ये सिद्ध करना है। तो दिया है मानव वृत्त COR, C जो है वृत्त है और O वृत्त का केंद्र है और R वृत्त की त्रिज्या है, में दो स्पर्श रेखाएं AB एवं CD है, AB और CD है। सिद्ध करना है कि AB समांतर CD, AB और CD को है सो समांतर सिद्ध करना है। तो प्रमाण में आते हैं, यहाँ पर OP लंब हो जाएगा AB पर, OP जो है लंब हो जाएगा AB पर। क्यों? क्योंकि जो AB है वो स्पर्श रेखा है और OP त्रिज्या है, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या लंब होती है। तो यहाँ से एंगल APO बराबर 90 डिग्री हो गया, APO बराबर 90 डिग्री। और फिर है सो OQ जो लंब है वो CD पर लंब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या जो होती है वो आपस में परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। तो यहाँ से एंगल OQD इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, OQD ये एंगल 90 डिग्री हो गया। और जब ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पर ये देखने को मिला कि है सो ये दोनों एंगल एकांतर कोण है और एकांतर कोण जब बराबर हो जाते हैं तो दो रेखाएं आपस में समांतर हो जाती है। तो यहाँ से AB समांतर CD हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक विषम संख्या, एक अभाज्य संख्या। तो पासे को फेंकने पर जो हमें प्राप्त होगा वो 1 2 3 4 5 और 6, इतना से कोई भी घटना घट सकती है, या 1 आ सकता है या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो जो कुल संभव परिणाम है वो हमारे पास 6 हो जाएगा, कुल संभव परिणाम बराबर 6 हो जाएगा। अब घटना घट रही है, फर्स्ट में जो घटना घट रही है, घटना E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या, E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या तो कितनी बार होगी? ये जो आ जाएगा विषम संख्या, विषम संख्या हमारे पास 1 है, 3 है और 5 है। तो जो घटना E1 है वो घटने के परिणामों की संख्या यहाँ पर 3 हो गई। अब प्रायिकता निकालना है P घटना E1 की प्रायिकता। तो घटना E1 की जो प्रायिकता हो जाएगी वो 3/6 हो जाएगा, जो घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड बाय कुल संभव परिणाम। तो यहाँ से 1/2 आ गया। अब दूसरा में कहा गया क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक अभाज्य संख्या है। तो एक अभाज्य संख्या, तो इसमें अभाज्य संख्या जो है वो कौन कौन सी है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हमें देखने को मिलेगा 2 3 और 5।
तो यहाँ पर E2 जो है, E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभाज्य संख्या 3 है। अब यहाँ पर ऐसा E2 का वैल्यू निकालना है। प्रायिकता E2 घटना की प्रायिकता हो जाएगी 3/6 हो जाएगा, जो E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड बाय कुल संभव परिणाम, तो इसका भी वैल्यू 1/2 आ गया। तो इस तरह से प्रायिकता फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब यहाँ पर यह दिखाना है कि जो हमारे पास धनात्मक सम पूर्णांक है वो 2q के रूप में होता है और विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो ये चीज दिखाना है। तो यहाँ पर मान लिया गया है कि भाज्य बराबर a, भाजक बराबर b, भागफल बराबर q तथा शेषफल बराबर r है, जहां r का वैल्यू b से छोटा रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा। तो b बराबर यहाँ पर है 2 हो जाएगा। b बराबर 2, क्यों? क्योंकि यहाँ पर है 2 भाज्य संख्या है। तो r का वैल्यू 0 और 1 के बराबर हो जाएगा। तो विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो a बराबर BQ + r। यहाँ पर r का वैल्यू 0 पुट किए तो यहाँ से 2q आ गया। इस इक्वेशन में r का वैल्यू पुट किए और 2q जो है वो 2 से विभाज्य है, मतलब ये जो होगा वो समपूर्णांक हो जाएगा। और यहाँ पर है r का वैल्यू जब 1 पुट किए समीकरण 1 में तो a2 = 2q + 1 हो जाएगा, जो एक है विषम पूर्णांक होगा। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। ग्राफीय विधि कौन कौन सा है? इक्वेशन 2x - y = 2 और 4x - y = 4। ये क्वेश्चन 2017 में भी आया हुआ है। तो यहाँ से पहला समीकरण जो है 2x - y = 2, तो यहाँ से y = 4x - 4 हो जाएगा। और एक बार है y = 4x - 4 और x का वैल्यू एक बार 0 पुट किए तो यहाँ से वैल्यू जो है वो -4 आ गया। एक बार 1 पुट किए तो 0 आ गया और एक बार है 2 पुट किए तो 4 आ गया। तो यहाँ पर x का वैल्यू अलग अलग पुट करके ऐसो निकाल लिए। ओके, उसी प्रकार समीकरण जो 2 है 2x - y = 2 और यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो y = 2x - 2 हो जाएगा। और जब y के यहाँ पर x का वैल्यू पुट करेंगे 0 तो y का वैल्यू -2 आएगा और 1 पुट करेंगे तो 0 आएगा और 2 पुट करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर ये जो x और y का वैल्यू आया इसको ग्राफ में जब बैठाते हैं तो हमारे पास इस तरह का 2 ग्राफ आएगा। एक ये ग्राफ आ गया, ये जो ग्राफ आया वो 2x - y = 2 का आया है और दूसरा जो ग्राफ है वो 4x - y = 4 का ग्राफ आया है। ओके, तो यहाँ पर एक पॉइंट है कट कर रहा है 2 और 2 पर ही, तो जिसकी वजह से जो हल हो जाएगा x = 2 और y = 2। जिस भी ग्राफ के जिस भी पॉइंट पर कट करेगा वही x और y का वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि sec a × 1 - sin a × sec a + tan a = 1 होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए LHS लेके चल रहे हैं। LHS = हो जाएगा sec a × 1 - sin a × sec a + tan a हो जाएगा। और यहाँ से sec a का वैल्यू 1/cos a पुट कर सकते हैं, फिर 1 - sin a रहने देते हैं और sec a का वैल्यू 1/cos a पुट कर लिए प्लस tan a का वैल्यू sin a/cos a पुट कर लिए। और जब 1/cos a और 1 - sin a को मल्टीप्लाई करते तो 1 - sin a
डिवाइड बाय कॉस ए हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, तो यहाँ से एलसीएम कॉस ए आ जाएगा और ऊपर में 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला पर, और नीचे में कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, और ऊपर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएगा इक्वल टू RHS आ जाएगा, और इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो रचना के यहाँ पर चरण लिखा हुआ है, कैसे रचना को करेंगे। तो सबसे पहले रचना का पहला चरण है कि रेखाखंड ए बी इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर खींच लिए। तो ए से बी तक है सो 7.6 सेंटीमीटर है, सो यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। उसके बाद चित्रानुसार किरण AC खींचिए। अब चित्र के अनुसार यहाँ से किरण एक AC खींचा गया जो AB के साथ कोई भी न्यून कोण बनाए। यहाँ पर AB के साथ है सो कोई भी न्यून कोण बनाकर खींचेंगे, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। किरण AC पर A से शुरू करके 5 + 8 = 13 बराबर रेखाखंड चिन्हित कीजिए जो 5:8 के रूप में बांटना है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 + 8 = 13। तो अब AC को है सो 13 बराबर भागों में कट करेंगे, A1 A2 A3 इस तरह करते हुए A13 तक, और A13 से फिर क्या किए कि B को मिला दिए, और A13 से जब B को मिलाएंगे उसके बाद फिर ऐसा 5th स्टेप में A5 से, अब A5 से क्या करेंगे कि A5P पैरेलल खींचेंगे, A13B के पैरेलल खींचेंगे, और जब ये पैरेलल खींच लिए तो इस प्रकार P है सो AB को 5:8 के अनुपात में बांटता है। दोनों भागों को मापने पर हम ये पाते हैं कि AP बराबर 3.1 सेंटीमीटर और PB बराबर 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त है। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है वो ABCD एक वर्ग दिया हुआ है जिसके साइड जो है 14 सेंटीमीटर है चारों साइड, और इसी में है सो दो अर्धवृत्त, एक APD और एक BPC अर्धवृत्त है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा वर्ग ABCD का क्षेत्रफल -2 इंटू अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। यहाँ पर दो अर्धवृत्त है तो दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल वो आ जाएगा 14 का स्क्वायर -2 जो है दो अर्धवृत्त है इसलिए 2 है, 2 इंटू πr²/2, और πr²/2 जो है वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। 2 से 2 कैंसिल, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 माइनस πr² यहाँ से बच जाएगा, और फिर है सो πr² का वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, चूंकि त्रिज्या यहाँ पर r बराबर है सो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि ये पूरा जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर है और त्रिज्या इसके आधे होती है। तो यहाँ से 7 और 7 कैंसिल, तो 196 में सो 154 को माइनस करेंगे तो यहाँ से 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 15, द्विघात समीकरण 2x² - 2√2x + 1 = 0 का विविक्तर ज्ञात करें। मूल की प्रकृति बताएं, यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो 2x² - 2√2x + 1 = 0 दिया हुआ है, ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में हम लोग a का वैल्यू है सो यहाँ से 2 हो जाएगा, b का जो वैल्यू है वो -2√2 हो जाएगा, और c का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले d निकालते हैं। फर्स्ट में है सो विविक्तर बोला गया है तो है सो d का वैल्यू निकालते हैं। तो d का जब वैल्यू निकालते हैं तो d = b² - 4ac होता है, और यहाँ से b का वैल्यू -2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा
4 इंटू ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 1 और -2√2 का स्क्वायर जो होगा वो 8 हो जाएगा। माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 2 8, यानी कि डी का वैल्यू यहाँ पर 0 आ गया। और जब डी का वैल्यू 0 आ गया तो इससे हमें ये पता चलता है कि दोनों मूल समान और वास्तविक हैं। ओके, अब यहाँ पर फिर क्या निकालना है, अस्तित्व में है, समान और वास्तविक आ गया तो अस्तित्व में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर द्विघात सूत्र का उपयोग करेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाय 2a का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो -b का वैल्यू -2√2 है प्लस माइनस और d का वैल्यू 0 है तो √0 डिवाइड बाय 2 इंटू a का वैल्यू है सो 2 है तो 2 यहाँ से हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल और फिर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो √2/2 आ गया। तो यहाँ पर x का दो वैल्यू आएगा, एक x का मूल जो आएगा वो √2/2 आएगा और दूसरा भी मूल √2/2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों मूल है सो समान होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींचे तो यह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, इसे सिद्ध करें। तो ये जो है वो थेल्स प्रमेय इसको कहते हैं या फिर इसको आधारभूत प्रमेय भी बोलते हैं। ओके, इस थ्योरम को प्रूव करते हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सो एग्जाम में पूछ भी देगा। इसको प्रूव करते हैं। दिया हुआ है कि ABC में BC के समांतर एक रेखा AB को D पर तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। अब यहाँ पर एक त्रिभुज ABC है इस तरह से और यहाँ पर AB में पॉइंट D और AC में पॉइंट E को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है और सिद्ध करना है कि AD/DB इक्वल टू AE/EC, AD/DB इक्वल टू AE/EC। अब यहाँ पर रचना करेंगे या बनावट बोल सकते हैं। तो BE/CD को मिलाया, BE और CD को मिलाया गया और ये भी किया गया EN लंब AB, DM लंब AC खींचा गया। EN जो लंब है वो AD पर और DM लंब AC पर खींचा गया। ठीक है, यहाँ से अब प्रमाण में आते हैं। यहाँ पर ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ADE का क्षेत्रफल जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो जो आधार है वो AD को मानेंगे और ऊंचाई EN को मानेंगे। तो यहाँ से जो एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू AD इंटू EN आ गया। और उसी प्रकार BDE इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसमें भी आधार जो है BD हो जाएगा और ऊंचाई EN हो जाएगा। तो यहाँ से इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू 1/2 इंटू DB इंटू EN हो जाएगा। उसके बाद समीकरण 1 और 2 को है सो क्या करते हैं कि भाग देते हैं। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू है वो AD/DB आ जाएगा। इसको इक्वेशन 3 मान लिए। इसी प्रकार जो है अब जो निकालेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसमें AE को आधार और DM को है सो ऊंचाई मानकर करेंगे और DCE का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसमें भी आधार EC और ऊंचाई DM को मानकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है सो एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ CDE इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू AE इंटू DM डिवाइड बाय 1/2 इंटू EC इंटू DM और 1/2 DM कैंसिल, यहाँ से है सो AE/EC आ जाएगा। इसको इक्वेशन 4 नाम दे दिए। यहाँ पर इस तरह से जैसे त्रिभुज है ABC और DE इस प्रकार से है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज है BDE बराबर CDE होगा। BDE ये त्रिभुज और CDE ये त्रिभुज दोनों बराबर होगा, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है सो DE
और BC समांतर रेखा है और इन दोनों समांतर रेखाओं के जो मध्य बने जो त्रिभुज हैं जिसका एक ही आधार DE है और समांतर रेखाएं DE और BC के बीच मध्य स्थित है, तो इस वजह से इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 5 मान लिए। अब 3, 4, 5 समीकरण से AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जैसे ये कोई क्या है कि ऐसा यहाँ पर देखते हैं तो ये पुल है, इस पुल से नदी का पहला किनारा ये हो गया, दूसरा किनारा ये हो गया। एक का जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है और दूसरे का अवनमन कोण 45 डिग्री है। नदी से जो है ऊंचाई वो ऊंचाई है 3 मीटर है। तो यहाँ पर AB का वैल्यू निकालना है, यानी कि नदी की चौड़ाई निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि A तथा B नदी के सम्मुख किनारों और AB नदी की चौड़ाई है। जो A तथा B, A और B नदी का किनारा है और है AB नदी की चौड़ाई है। नदी AB के निकट D से DP बराबर 3 मीटर है। D से DP बराबर 3 मीटर है ऊंचाई पर बने पुल पर एक बिंदु P है। यहाँ पर है पुल पर बिंदु P है, अर्थात AB बराबर AD प्लस DB। यहाँ से AB बराबर AD प्लस DB हम लोग लिखेंगे। अब प्रश्न के अनुसार एंगल RPA, चित्र में ये देखने को मिल रहा है कि एंगल RPA बराबर 30 डिग्री है, तो बराबर एंगल PAD भी होगा। PAD ये कोण भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि RS और AB समांतर रेखाएं हैं तो एकांतर कोण बराबर होगा। और यहाँ से एंगल SPB ये 45 डिग्री है, तो यहाँ से जो है वो एंगल PB ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज PDA, यहाँ पर चित्र को बना लेते हैं। इस तरह से चित्र है, ये A, B, ये P और फिर ये R, ये S और ये AD। अब समकोण त्रिभुज PDA इस समकोण त्रिभुज में देखते हैं तो ये है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इस त्रिभुज में है tan 30 डिग्री इक्वल टू PD बाय AD हो जाएगा। PD बाय AD और फिर है tan 30 डिग्री का मान 1/√3 इक्वल टू 3 बाय AD हो जाएगा। और जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AD इक्वल टू 3√3 आ गया यहाँ से। अब क्या करेंगे कि फिर समकोण त्रिभुज PBD अब इस त्रिभुज में लेंगे PBD। यहाँ पर ये एंगल 45 डिग्री का है। ओके, तो यहाँ से है tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो लंब PD हो जाएगा और आधार DB हो जाएगा। तो यहाँ से tan 45 डिग्री इक्वल टू PD बाई DB और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 और PD का वैल्यू यहाँ पर 3 है, 3 डिवाइड बाय DB। और यहाँ से है जो DB है DB इक्वल टू 3 मीटर हो जाएगा। ओके, DB का वैल्यू है 3 मीटर आ गया। अब जब DB का वैल्यू जब 3 मीटर आ गया तो AB बराबर हो जाएगा AD प्लस DB और AD का वैल्यू 3√3 है और DB का वैल्यू 3 है। तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो 3 इंटू 1 प्लस √3 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक का आकार है। तो पानी पीने वाला यहाँ पर एक गिलास है जिसकी ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्ताकार व्यास, सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। तो अगर व्यास से ऊपर वाला का व्यास देखते हैं तो 4 सेंटीमीटर आता है, तो यहाँ से जो त्रिज्या होगी वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और नीचे वाले की जो त्रिज्या है r बराबर 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, यहाँ से
अब यहाँ पर h बराबर है 14 सेंटीमीटर हो जाएगा और कैपिटल R बराबर 2 सेंटीमीटर और स्मॉल r बराबर 1 सेंटीमीटर। तो छिन्नक का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई h r स्क्वायर प्लस r r। तो सारी वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो 7 और 14 कैंसिल होकर 2 बार में कैंसिल होगा। तो यहाँ से 44/3 आ गया इंटू, और इसको सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 जा 2। तो 4 प्लस 1 प्लस 2 ये वैल्यू है 7 आ जाएगा। और 44 इंटू 7 करेंगे तो 308 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका है धारिता हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। पहले तो F1 निकालेंगे। F1 जो है वो सबसे अधिक बारंबारता वाली हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता 23 है तो F1 23 हो जाएगा। फिर L निकालते हैं तो जो बारंबारता आया है उसका निम्न सीमा होता है तो L बराबर 35 हो जाएगा। फिर यहाँ से F0 का वैल्यू जो बारंबारता है 23 उससे पहले वाली बारंबारता F0 इक्वल टू 21 हो जाएगा और F2 जो है वो यहाँ से 14 हो जाएगा, ये 23 के बाद वाली बारंबारता। अब h का वैल्यू जो है वर्ग अंतराल की माप है तो वर्ग अंतराल की माप हमें यहाँ पर 10 मिल रहा है देखने को। 5 से 15 10 का अंतर है, 15 से 25 10 का अंतर है। ओके, अब यहाँ पर है सारे वैल्यू को पुट करते हैं। L का वैल्यू 35 होगा प्लस F1 का वैल्यू है 23 होगा माइनस F0 का वैल्यू 21 है। 2 इंटू F1, 2 को F1 से गुना करेंगे तो 46 हो जाएगा माइनस F0 का वैल्यू 21 है और F2 का वैल्यू 14 है और H का वैल्यू 10 है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ से आ जाएगा 35 प्लस 23 में से 21 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा डिवाइड बाय, और यहाँ से 46 माइनस 21 और 14 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 35 इंटू 10 हो जाएगा। और आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 35 प्लस 2 बटे 46 में से 35 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 11 होगा, 11 गुने 10। फिर आगे फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से 35 प्लस 20 बटे 11 और फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 35 प्लस 1.82 करके आएगा लगभग में, और इसको ऐड करेंगे तो 36.8 इतना बहुलक हो जाएगा। बहुलक फाइंड हो गया। इस प्रकार से हम लोग बहुलक को फाइंड करेंगे। तो ये था ऐसा टोटल 19 सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट 3 का। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।